बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कल्चरल रिलेटिविज़म, कल्चरल प्लूरलिज़म, मल्टीकल्चरलिज़म, इथनोसेंट्रिज्म, सोशल हार्मनी एंड ग्लोबलाइजेशन। सोसाइटी में रहते हुए आपको ये अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि तमाम लोग एक ही चीज़ को फॉलो नहीं करते, ना ही उनका वे ऑफ लाइफ एक जैसा होता है, ना ही उनकी वैल्यूज़, बिलीव्स, नॉर्म्स, कल्चर, बल्कि ये सारी चीज़ें डिफरेंट ही होती हैं। और अगर तमाम इंसान एक ही चीज़ को फॉलो करने लग जाएं तो सोसाइटी के अंदर बिल्कुल बोरियत पैदा हो जाएगी, खूबसूरती क्या रहेगी। तो जिस तरह एक बाग के अंदर लेकिन साथ ही साथ हमारी ये ज़िम्मेदारी भी बनती है कि हम लोगों की डाइवर्सिटी को, उनकी वैरायटी को एक्सेप्ट करें, ना कि अगर हमारा कल्चर डिफरेंट है, किसी और का डिफरेंट है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट ही ना करें और अपने कल्चर को बहुत ऊंचा जानें। इस वीडियो के बाद होपफुली आपकी मिस्ट्री और क्यूरियोसिटी सॉल्व हो जाएगी कि एक सोसाइटी के अंदर या फिर आपके इर्द गिर्द किस तरह से लोग डिफरेंट कल्चर्स के साथ रह रहे हैं और आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, एक्सेप्ट करना है और सोसाइटी को एक खूबसूरत और पॉजिटिव बनाना है। सो हियर वी हैव कल्चर. Culture is a shared system of values, beliefs, customs, traditions, knowledge, language, and behavior that a group of people learn, practice, and pass on from one generation to another. It is basically the way of life of a society. कल्चर यानी कि सकाफ़त, रहन सहन का तरीका, वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। तो किसी भी सोसाइटी, कम्युनिटी या कंट्री का कल्चर यानी कि सकाफ़त डिफरेंट होती है। और सकाफ़त क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है जिसके अंदर वैल्यूज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं, यानी कि हमारे अकायद होते हैं, नज़रियात होते हैं, रस्म व रवाज शामिल होते हैं, लैंग्वेज शामिल होती है, रवैया शामिल होता है, ज़िंदगी का रहन सहन शामिल होता है। और यही जो रहन सहन है, यही जो वे ऑफ लाइफ है, ये बहुत से लोग एक सोसाइटी के अंदर सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और यही ज़िंदगी गुजारने का तरीका एक नस्ल अपनी आने वाली नस्ल को मुंतकिल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो ये भी कल्चर का एक हिस्सा है। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर उर्दू बोली जाती है, फ़्रांस में चले जाएं तो फ़्रेंच बोली जाती है, इंग्लैंड में चले जाएं तो इंग्लिश बोली जाती है। तो ये लैंग्वेज भी एक कल्चरल आइडेंटिटी है। इसी तरह अगर बात की जाए खानों की, तो अगर बिरयानी की बात की जाए तो वो साउथ एशिया में मशहूर है, जापान में सुशी एंड इटाली में पास्ता। तो इसी तरह हर सोसाइटी, हर कम्युनिटी के अंदर उनकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी होती है, उनके खाने डिफरेंट होते हैं, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं, उनके वैल्यूज़, बिलीव्स, कस्टम्स, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कल्चर। लेट्स मूव टू कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। कल्चर में बहुत से कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, जैसे कि पहले हमारे पास है वैल्यूज़। वैल्यूज़ यानी कि सही और गलत का तसव्वुर। फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। तो बहुत सी सोसाइटी के अंदर वैल्यूज़ भी उनकी डिफरेंट होती हैं। इसी तरह बिलीव्स आ गए, यानी कि एक्सेप्टेड ट्रूथ्स, ऐसी बातें जिनको एक पूरी सोसाइटी, एक पूरा कल्चर सही मानता है, जैसे कि बिलीफ इन गॉड यानी खुदा पर यकीन रखना। इसी तरह से ये भी माना जाता है कि हार्ड वर्क जो है वो पे करती है, यानी कि हार्ड वर्क का एक नतीजा होता है, बहुत अच्छा नतीजा होता है। तो ये भी एक बिलीफ है कि लोगों का नज़रिया बन चुका है। इसी तरह नॉर्म्स जो होते हैं वो वैल्यूज़ और बिलीव्स पर डिपेंड करते हैं। नॉर्म्स यानी कि वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी शुड स्पीक ट्रूथ, वी शुड एक्ट ऑनेस्टली। तो ये सोशल रूल्स होते हैं जो कि वैल्यूज़ और बिलीव्स की बुनियाद पर बनाए जाते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग इन अ क्यू यानी कि हमें कतार में खड़ा होना चाहिए। इसके अलावा लैंग्वेज, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज यानी कि एक ज़ुबान जिसके ज़रिए हम अपने एहसासात का इजहार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू, इंग्लिश। अब हर कल्चर की लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है। सिंबल्स आ गए, यानी कि साइंस विद मीनिंग। कुछ ऐसी इलामात होती हैं जो कि एक पूरी नेशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर तमाम कंट्रीज़ के फ्लैग हैं तो वो उनकी नेशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सिंबल। इसी तरह कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हो गए, प्रैक्टिसेस पास्ड डाउन, फॉर एग्जांपल वेडिंग्स, फेस्टिवल। तो हर कल्चर के जो शादी के रसूम व रवाज होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो वो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एक नस्ल से दूसरी नस्ल को फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मटेरियल कल्चर, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, क्लॉथ्स, टूल्स। तो अब ये भी हर कल्चर की एक डिफरेंट आइडेंटिटी को शो करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर मीनार पाकिस्तान है तो वो पाकिस्तान की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह क्लॉथ्स होते हैं, यानी कि हर कल्चर के अंदर जो ड्रेस कोड होता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। पाकिस्तान के अंदर शलवार कमीज़ हो गया, जैसे सऊदी अरब के अंदर उनका एक अपना कल्चरल कोड है। अगर हम जीन्स शर्ट की बात करें तो वो यूरोप कंट्रीज़ के अंदर इन होता है। इसी तरह साड़ी की बात की जाए तो वो इंडिया की एक आइडेंटिटी है।
Art and culture, creative expressions, poetry, music, religion, belief systems, Islam and Christianity, social institutions, structures of society, family, education, government. तो किसी भी कल्चर के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं और ये सारी चीज़ें हर कल्चर की एक स्पेसिफिक और यूनिक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। चूँकि हम कल्चर पढ़ रहे हैं तो इसके हवाले से बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पहली हमारे पास टर्म है मल्टी कल्चरलिज़म। अब नाम से ही ज़ाहिर है कि डिफरेंट कल्चर यानी कि वैरायटी ऑफ कल्चर्स। The term multiculturalism was first widely used in 1960s, 1970s in countries like Canada and Australia where large numbers of immigrants from diverse backgrounds settled. मल्टीकल्चरलिज्म 1960 और 1970 की दिहाई में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हिजरत की थी तो फिर उनका अपना कल्चर, उनकी वैल्यूज़, उनके ट्रेडिशंस बिल्कुल डिफरेंट थे। तो इस तरह से एक ही सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कल्चर के लोग रह रहे थे। Canada is often credited as the first country to officially adopt multiculturalism as policy in 1971 under Prime Minister Pierre Elliott Trudeau. कनाडा वो पहला मुल्क है कि जहाँ पर मल्टीकल्चरलिज्म को 1971 में एज अ पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जबकि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे पियर एलियट ट्रूडो। Multiculturalism is the coexistence of diverse cultures in the same society, where people of different ethnicities, religions, languages, and traditions live together with respect and acceptance. People from South Asia, Europe, Africa, and China live together while keeping their own traditional and acceptance. यानी एक ही सोसाइटी के अंदर मल्टीपल कल्चर के लोग रह रहे हों जिनकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी हो, कल्चर हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें यूनिक हों और डिफरेंट हो, और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हों एक दूसरे के कल्चर की, और एक्सेप्टेंस भी हो कि इट इज़ वेरी नॉर्मल कि एक ही सोसाइटी के अंदर बहुत से कल्चर्स के लोग रह रहे हैं या उनकी को एग्जिस्टेंस है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा के अंदर साउथ एशिया से लोग जाते हैं, यूरोप से जाते हैं, अफ्रीका से, चाइना से, और वहाँ जाकर अपना यूनिक कल्चर और आइडेंटिटी भी मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ उस सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स और वैल्यूज़ की भी रिस्पेक्ट करते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। तो मल्टीकल्चरलिज्म यानी कि एक ही सोसाइटी के अंदर बहुत से कल्चर के लोग रह रहे होते हैं, एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट करते हैं और साथ ही साथ उस सोसाइटी के जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ होते हैं उनको भी फॉलो करते हैं। सो हियर इज़ अनदर टर्म अबाउट एथनोसेंट्रिज्म. The term ethnocentrism was first introduced by William J. Sumner in his book Folkways 1906. It is the tendency to view one's own culture as superior and to judge other cultures by the standards of one's own. इथनोसेंट्रिज्म यानी कि लोग ये समझते हैं कि हमारा कल्चर सुपीरियर है, सबसे अच्छा है, और जो दूसरे लोगों की आइडेंटिटी है, उनका जो कल्चर है, वैल्यूज़, नॉर्म्स, वो अच्छे नहीं हैं, और हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, वो बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है, और जो दूसरे लोग हैं उनका कल्चर, उनकी आइडेंटिटी हमसे इन्फीरियर है, अच्छी नहीं है। इससे क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर प्रेजुडिस पैदा होता है, बाइस पैदा होता है, और लोग एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते, और ना ही सोसाइटी के अंदर कोई अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप हो सकता है। जैसे कि अ पर्सन इन द वेस्ट थिंकिंग वेस्टर्न ड्रेस इज़ अ मॉडर्न वाइल एशियन ड्रेस इज़ आउटडेटेड। जैसे कि वेस्ट के लोग ये समझें कि जो उनका ड्रेस है वो बहुत मॉडर्न है, बहुत अच्छा है, और एशियन ये समझें कि हमारा ड्रेस कोड, हमारी वैल्यूज़ उनसे अच्छी हैं। यानी कि जब लोग एक दूसरे में कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि हमारी वैल्यूज़, हमारे नॉर्म्स, हमारा ड्रेस कोड, हमारी लैंग्वेज सबसे ऊपर है, सबसे अच्छी है, और जो दूसरे कल्चर्स हैं उनकी जो लैंग्वेज है, वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो अच्छे नहीं हैं, या फिर ये मानना कि हमारा कल्चर सुपीरियर है और किसी और का कल्चर इन्फीरियर है। तो ये तो सोसाइटी के अंदर चलता रहता है, और इसीलिए हम सिविक्स और सोसाइटी के अंदर ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि बिल्कुल गलत बात है कि किसी के कल्चर को अच्छा ना मानना और अपने कल्चर को सुपीरियर जानना। किसी भी कल्चर के अंदर जो जो चीज़ भी पाई जाती है वो उनके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक बिल्कुल सही होती है और परफेक्ट होती है। Cultural relativism was first introduced by Franz Boas in the early 20th century. It is the principle that a culture should be understood and judged only by its own values and standards, not by those of another culture. यानी हर कल्चर का जो ड्रेस कोड होता है, आइडेंटिटी होती है, बिलीव्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें उस कल्चर के अंदर बिल्कुल परफेक्ट होती हैं और करेक्ट होती हैं। हम एक कल्चर को दूसरे कल्चर के साथ कंपेयर करके ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ कल्चर बहुत अच्छा है और दूसरा कल्चर अच्छा नहीं है, बल्कि जितनी भी आइडेंटिटी होती है किसी भी कल्चर की, जितनी भी उस कल्चर के अंदर ट्रेडिशंस होते हैं, वो उस सोसाइटी के अंदर बिल्कुल
ٹھیک ہوتے ہیں اور پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ سلام کرنے کا طریقہ ہے تو جاپان کے اندر وہ لوگ جھکتے ہیں، اسی طرح ویسٹ کے اندر ہاتھ ملاتے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو سلام کرنے کے طریقے ہیں، یہ ہر سوسائٹی کی اپنی ویلیوز ہیں، ان کے اپنے ٹریڈیشنز ہیں اور ہر سوسائٹی کے اندر بالکل ٹھیک ہیں۔ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے، کرٹیسائز نہیں کر سکتے کہ ان کا سلام کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے اور ہمارا اچھا نہیں ہے۔ یہ تو ایک نسل در نسل، جنریشن ٹو جنریشن چیز چلتی ہے اور کلچر ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو سیوکس اور کمیونٹی انگیجمنٹ ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم سوسائٹی کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو کلچرل ریلیٹیوزم ہے اس کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ سکے کہ اگر ایک بندے کا کلچر، اس کی ویلیوز، نارمز ڈیفرنٹ ہے اور دوسرے کے اس سے چینج ہے تو ان دونوں کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں کلچر بہت اچھا ہے اور اس بندے کا کلچر اچھا نہیں ہے۔ تو سوسائٹی کے اندر اگر انوائرمنٹ پیدا کرنا ہے، ایک اچھا انوائرمنٹ، سپورٹ کا انوائرمنٹ پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کرٹیسائز نہ کریں، پریجوڈس نہ ہو ایک دوسرے کے بارے میں، بلکہ جس انسان کی بھی جو ویلیوز ہیں، جو اس کا ڈریس کوڈ ہے، جو اس کا لائف سٹائل ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، نہ کہ کرٹیسائز کرنا چاہیے۔ سو دس از کلچرل ریلیٹیوزم۔ Globalization is the process of increasing interconnectedness of the world through trade, communication, technology, migration and cultural exchange۔ یعنی دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اور ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کلچر بھی ایکسچینج ہو رہے ہیں، لوگوں کے کمیونیکیشن میں فرق آ گیا ہے، اور ٹریڈ کی وجہ سے بھی لوگ آپس میں بہت زیادہ کنیکٹ ہو چکے ہیں۔ تو دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور اس گلوبلائزیشن کا کلچر پر بھی بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے۔ تو جب دنیا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو چکی ہے تو کلچر کے اندر ڈیفیوژن آ چکی ہے۔ اب ویسٹرن فوڈ جو ہے وہ پاکستان کے اندر پسند کیا جاتا ہے، پاکستان کے کلاتھس، پاکستان کے کھانے وہ دنیا بھر میں مشہور ہو چکے ہیں، تو گلوبلائزیشن کا اس طرح سے بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے۔ سیکنڈ امپیکٹ از کلچرل ہیومنائزیشن، یعنی بیکمنگ سملر۔ For example, youth worldwide wearing jeans, using smartphones, watching Netflix. Third is cultural hybridization, mixing of cultures. For example, fusion food, for example, chicken tikka pizza, English mixed with local languages, Urdu English. لیکن اس کا نیگیٹو ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، for example, threat to local cultures. Traditional games like گلی ڈنڈا ریپلیسڈ بائی آن لائن گیمز، لاس آف نیٹیو لینگویجز۔ تو یعنی کہ لوکل کلچر بھی افیکٹ ہوتا ہے اس چیز سے، اور جو لوکل گیمز ہوتی ہیں، لوکل ٹریڈیشنز ہوتی ہیں وہ ریپلیس ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جو نیٹیو لینگویجز ہیں جیسے کہ پنجابی ہو گیا، سندھی، بلوچی، تو یہ بھی ریپلیس ہو رہی ہیں جو بگ لینگویجز آ رہی ہیں، جو انٹرنیشنل لینگویجز آ رہی ہیں ان کے ذریعے۔ تو گلوبلائزیشن کے بہت سے اثر ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ نیگیٹو اور کچھ پازیٹیو ہیں۔ Social harmony means a state of peaceful and cooperative coexistence among people in a society where individuals and groups respect differences, avoid conflict, and work together for common good۔ سوشل ہارمنی یعنی کہ سوسائٹی کے اندر لوگ ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں، بے شک ان کے درمیان ڈفرینسز ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں تاکہ سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو چینج لایا جا سکے۔ اسی کے علاوہ اوائڈ کانفلکٹ یعنی کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتے ہیں اور اکٹھے مل کر ایک کوآپریٹ کرتے ہیں اور پیسفل ایگزسٹنس بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل، میوچل رسپیکٹ، ایکسیپٹنگ ادرز ریلیجنز، لینگویج اینڈ لائف سٹائل، یعنی کہ ایک دوسرے کی باہمی عزت کرنا، دوسروں کے ریلیجن، لینگویج اور لائف سٹائل کی رسپیکٹ کرنا، ان کا مذاق نہ اڑانا، ان کو کرٹیسائز نہ کرنا بلکہ کنسیڈر کرنا۔ اس کے علاوہ ٹالرنس، اوائڈنگ ہیٹ اور وائلنس ڈسپائٹ ڈفرینسز، یعنی بے شک لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، ان کا کلچر ایک جیسا نہیں ہوتا، ان کے اوپینینز بالکل ویری کرتے ہیں، بٹ سٹل وہ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے اور نہ ہی وائلنس تک جاتے ہیں۔ کوآپریشن، ورکنگ ٹوگیدر فار پروگریس اینڈ پیس، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ جسٹس اینڈ ایکوالٹی، فیئر ٹریٹمنٹ آف آل ممبرز آف سوسائٹی، یعنی کہ انصاف اور مساوات کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، انڈیا کے اندر ہندوز، مسلم، سکھس اور کرسچن سب مل کر رہ رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ریلیجن کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے فیسٹیولز بھی منا لیتے ہیں، تو اس طرح سے ایک سوشل ہارمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ So in the end, I want to say that cultural diversity is like a garden with many flowers. Each has its own color and fragrance, and together they make the garden beautiful. یعنی سوسائٹی کے اندر جو ڈفرینٹ طرح کے کلچر موجود ہوتے ہیں، تو ان کا وے آف لائف، ٹریڈیشن، ویلیوز، نارمز، تو یہ سارے چیزیں مل کر ایک خوبصورت سوسائٹی بناتے ہیں کہ جس کے اندر ڈائیورسٹی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ سو ہوپ فلی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے اور تمام کلچرز کو اچھا جانیں گے۔
We will meet in the next video. Allah Hafiz.